FIR तैयार हो गया। तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि जब मेरा भाई मेरे घर पे था उस टाइम आप क्या कहे थे? कहे कि आप जब तक PM नहीं होगा तब तक FIR नहीं होगा। अभी मेरे भाई का PM नहीं हुआ तो कैसे FIR हो गया? तो कह रहे मुझे आप ज़्यादा बोलते हैं कि आपको एक नौकरी दिलाऊंगा, सरकारी नौकरी, एक मैं 20-25 डिसमिल का मैं आपको पट्टा दिलवाऊंगा, एक औरत के नाम से एक मकान दिलवाऊंगा, और बच्ची के मतलब आता है कोई मुख्यमंत्री तरफ से फंड, कोई दूध मुही बची है तो उसको 4,000 रुपये महीने आता है, और 1,000 उसकी माँ को, आपको 5,000 वो मिलेगा, उनका कुछ चलेगा, आपकी नौकरी हो जाएगी, आपका वो ज़मीन मिल जाएगा, यही कह के, और उसके बाद कोई बात किसी से शेयर मत करना। और वो ऐसी जगह पर लेकर गए DM साहब, ऐसे उस जगह पे मुझे बैठाया कि जहाँ पे कोई फुटेज नहीं था। अब DM साहब ने लिखवाना चालू कर दिया, कहे जयप्रकाश को लिख दीजिए और उसके बाद अन्य 3 कर दीजिए। फिर मैं DM साहब को थोड़ा सा मैं टाइट आवाज़ में बोला, मैं बोला सर ये आप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, वो क्या कह रहे हैं उनके बीच में मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो ये अभी लिखा गया है किसी को शेयर मत करना, किसी से कहना मत बाहर जाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम, मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। इस वक्त हम उस जगह पे हैं जिस जगह ने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दिया है। मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं ये युवा नेता धर्मात्मा निषाद का है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वैसे तो प्रदेश में प्रतिदिन लाखों लोगों की मौत होती है, परंतु एक ऐसी मौत जिसने वर्तमान समय में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री या विपक्ष सबको हिला के रख दिया है, वो है धर्मात्मा निषाद। 17 वर्ष की आयु में जो राजनीति में प्रवेश करते हैं और आज 10 वर्षों बाद अपनी एक अलग जगह बनाते हैं कि जिन्हें उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को ये लगने लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मेरे लिए, मेरे बेटों की राजनीति के लिए एक मुसीबत साबित हो सकता है जो इनका जन सैलाब है। अब क्या हकीकत है, क्यों उन्होंने आत्महत्या किया, ये सारी चीज़ें उनके बड़े भाई से हम जानेंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या पूरी घटनाक्रम थी? घटनाक्रम ये थी जी, मेरे भाई सोच रहे थे, विधायकी की तैयारी कर रहे थे। वो किस विधानसभा से? 312 मैदाल विधानसभा से। जी जी तो जब वो मैदाल विधानसभा में चलना चालू किए, जी कोई भी काम पड़ जाता था, चाहे वो ब्रह्मभोज हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो मुंडन हो, चाहे वो मार हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे वो किसी जात धर्म का आदमी हो, अगर वो धर्मात्मा को फ़ोन कर दिया है तो वो ना दिन देखते थे ना रात देखते थे। यहाँ तक कि अगर खाना निकला हुआ है तो खाना नहीं खाते थे, वो चल देते थे तुरंत। ये युवा का ही कल जो 10,000 से ज़्यादा की भीड़ थी, शायद ये उनकी लोकप्रियता ही थी। इसमें उन्होंने जो अपने फेसबुक वॉल पे लिखा है संजय निषाद, उनके दोनों बेटे और जयप्रकाश निषाद का नाम लिखा है, तो संजय निषाद कहाँ तक दोषी हैं? ये तो बहुत पहले से दोषी तो यही है, 2-3। डॉक्टर संजय निषाद, उसका लड़का जो अभी पूर्व सांसद है प्रवीण निषाद, और एक श्रवण निषाद, एक जयप्रकाश निषाद। जब ये तीनों टॉर्चर करते करते थक गए तो मेरे भाई ने सोचा चलो ठीक है, देखते कितना टॉर्चर करते हो तुम, मैं सहूँगा। जब वो सहना चालू किए तो जब उनको लगा कि अब ऐसे नहीं ऐसे ये इसके साथ करे तब ये होगा कुछ, तो फिर उसको चरित्रहीन पे उसके मान लीजिए उछालना चालू कर दिया वो लोग। और कौन करने लग गया? जयप्रकाश निषाद कर दिया। और ये मेरे भाई बहुत दिन तक सोचे भी, मेरे परिवार से भी बोलते थे कि मैं रहूं ना रहूं, मैं कहीं मैं जाता हूं रात में तो आप लोग मुझे रोका मत करिए। मैं भी पूछता था कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, नहीं बताता था अगला। और चरही बात, वो अपने फेसबुक वॉल पे चाहते जब उसको नहीं सहनशीलता हुई तो वो सोचा ये तो इनको मार दूं मैं, तो मैं हत्यारा नहीं कहूँगा, वही अच्छी है कि ना मैं इनको मारूं, मैं खुद को। वो मरने से, ये काम करने से पहले वो 2 पोस्ट किया था कि कुछ हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, चाहूँ तो मैं उनको मार सकता हूँ, पर मैं अपने हाथ को मैं अपने गंदा नहीं करूँगा, मैं हत्यारा नहीं कहलाऊँगा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। फिर उसके बाद ये कि स्टोरी लगाता है, मैं ये अपना ऑटो लेके बीपीगंज में रहता हूँ। जब मैं वहाँ सुना स्टोरी, जैसे लगा, जैसे मैं देखा
ऐसे मुझे रोना आया। फिर मैं इसके पास कॉल किया, मेरा भाई फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं आया घर पे, उससे बोला भाई फ़ोन क्यों रिसीव किया? तो हमको बोलने लगा अरे यार फ़ोनवा चार्ज में था। अब बोला ठीक है। हम कहे कुछ स्टोरी कहाँ के लिए लगा रहे? अरे यार वैसे ऐसे करके वो टाल दिया। ये परसों सुबह की बात है, जिस 16 तारीख की बात है, 16 तारीख की सुबह। 15 की मेरी बात से 15 की 14 की, मतलब उन्होंने पोस्ट डाला है तो जी जी 14 की भी डाला, 15 की भी डाला शायद। तो वो डाला और लास्ट जो ये पोस्ट डाला था ये बाकायदा उसमें बहुत टाइम लगा है, क्योंकि वो जब सुबह उठते थे तो सबसे पहले वो मोबाइल ही चलाते थे। तो लगा सबको कि वो ऊपर मोबाइल ही चला रहे हैं। ये मेरा परिवार और वो उनका परिवार दोनों नीचे खाना बना रहे थे। उनकी एक 7 महीने की बच्ची है, पहले उसको खिला रहा था, ऊपर लिया था वो। उसके बाद में क्या करता है, नीचे लाके मेरे भांजे को बच्ची को दे देता है। देखिए उस व्यक्ति की उस मनोस्थिति को आप समझिए, जो अपनी बच्ची को 7 माह की बच्ची को अपने गोद में खिला रहा है, उसे पता है कि अगले कुछ घंटों में मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगा जिससे शायद अब मैं दुनिया में ना रहूं। उनके मानसिक प्रताड़ना का स्तर या लेवल क्या होगा, इसको आप सोच सकते हैं। पूरा निषाद समाज सोच सकता है कि जिस नेता के लिए आप दिन रात एक किए हुए हैं, आज वही आपके नेता कहीं ना कहीं आपके भाई, आपके साथी, आपके बेटे को इस दुनिया से अलविदा कहने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब आप एप्लीकेशन देने गए तो आपने अभी कहा था कि डीएम साहब ने ज़बरदस्ती आप लोग का एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र जो था उसको बदलवाए थे, क्या ये सत्य बात है? जी। क्या घटनाक्रम वहाँ हुआ था? मैं अपना लाश लेके पोस्टमार्टम मॉर्चरी हाउस में था। जी वहाँ पे वो सीओ आती हैं, एक आभा सिंह, जी जिसमें वर्तमान सीओ है जी वो सदर के। वो आती है मॉर्चरी हाउस पे, वो कहती है परमात्मा निषाद कौन है और राजा कौन है? हम कहें मैं हूँ और राजा ये हैं। जी कहें ऐसा है, चलिए आपको जिलाधिकारी महोदय बुला रहे हैं, कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो मैं कहा उनको कि क्या जिलाधिकारी महोदय साहब यहाँ नहीं आ सकते हैं? मैं इतने दुख की घड़ी में हूँ, क्या जो ज़रूरी है उनको? केवल वो 3 ही लोगों को बुला रहे हैं, क्यों? इतना मेरे लोग हैं, मेरे साथ आए हुए हैं, ये सब मेरे भाई के साथ ही है, तो ये भी जाएंगे ना। तो कह रहे नहीं, इतने लोग आप लोग नहीं जाएंगे। फिर वो कॉल बैक करती है डीएम साहब को कि ये परमात्मा निषाद कह रहा है कि मेरे साथ जो लोग भी हैं वो भी जाएंगे। तो क्या उधर से रिप्लाई आता है, डीएम जी क्या कहते हैं, चलिए ठीक है, कम से कम 10-12 लोग जो हैं उनके लेके आइए, बाकी लोगों को मत लेकर आइए। फिर जब 10-12 की बात आती है फिर मैं कहता हाँ ठीक है मैं चलूँगा। अब फिर मैं जब जाता हूँ फिर मुझे रोका जाता है और लोगों को रोका जाता है, मुझसे कहा जाता है केवल आप आइए। फिर मैं दबे पाँव नीचे पीछे आ जाता हूँ तुरंत ऐसे। मैं बोला मैं नहीं जाऊँगा। तो वो जो एसपी क्या है रहते हैं वहाँ पे, वो कहे बाबू चलिए आपके साथ हम हैं। मुझे इतना वो प्यार से समझाने लगे, मैं आपके साथ हूँ आप चलिए। और वो ऐसी जगह पर लेकर गए डीएम साहब जहाँ पे ना कैमरा था। मैं पहले जाते देखा, मैं राजा निषाद है वो भी देखे। ऐसे उस जगह पे मुझे बैठाया कि जहाँ पे कोई फुटेज नहीं था, उसका पर्सनल वो रूम था, यानी कि उसमें बैठाया गया मुझे। तो जब मैं कहा मुझसे पूछे कि अब क्या चाहते हैं आप, मैं कहा भैया मुझे न्याय चाहिए, और जो 4 लोगों का नाम मेरे भाई साहब ने छोड़ के गया है उनकी मैं गिरफ्तारी चाहता हूँ। मैंने ऐसे कहा तो क्या कह रहे, हाथ मत जोड़िए, हाथ मत जोड़िए, हाथ मत जोड़िए, आप नीचे रखिए, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ। ऐसे बोलते बोलते वो क्या कहने लगे मुझसे, क्या ऐसा है जो आप पहले दिए हुए हैं वो हो सकता है गलत है। आखिर किसके दबाव में उस प्रार्थना पत्र को बदलाया गया, ये एक जांच का विषय है। कि माननीय सूबे के मुखिया जी योगी आदित्यनाथ जी, आप अपने एक कैबिनेट मंत्री को बचाने के लिए पूरे के पूरे निषाद समाज को कहीं ना कहीं नाराज कर रहे हैं। हो सकता है कि इसका परिणाम 2027 में आपको मिल जाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो कहते हैं एक दूसरा एप्लीकेशन आप लिखवाइए, मैं अभी तुरंत पीएम करवा रहा हूँ, तुरंत मैं आपको एफआईआर दे रहा हूँ, डीएम साहब खुद कहें। उसके बाद में अपने आदमी भेजते हैं, सादा पेपर लेके आता है। हमारे राजा जी से बोलते हैं वो डीएम साहब आप लिखिए, तो हमारे राजा भैया कहें भैया हम तो नहीं लिखेंगे। तो उनके साथ चलने वाले देख मेवालाल निषाद जी, उनसे बोले भैया आप ही लिख दिए। तो ये उनके तरफ देखे, बोले भैया राजा भैया लिख दे, आप बोलिए फिर किसी आपसे लिखना है क्या भाई लिखिए, जैसा डीएम साहब कह रहे हैं लिख दीजिए।
अब डीएम साहब ने लिखवाना चालू कर दिया, कहे जयप्रकाश को लिख दीजिए और उसके बाद अन्य 3 कर दीजिए। फिर मैं डीएम साहब को थोड़ा सा मैं टाइट आवाज़ में बोला, मैं बोला सर ये आप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, मैं इतना बोला उनको। फिर वो बोले आप टाइट बोल रहे हैं, इसके मतलब आप पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। मुझे बता ये एक बड़ा भाई जो पिता समान होता है, जिसका छोटा भाई का 100 मोर्चरी हाउस में रखा हुआ हो और एप्लीकेशन बदला है, तो उस समय बड़ा भाई शायद प्रेम की भाषा नहीं बोलेगा। उसके इनके जगह हम हो, आप हो या कोई भी हो, वो प्रेम का शब्द नहीं बोलेगा। अब डीएम महोदय ने किसके दबाव में एप्लीकेशन बदलाई है तो डीएम साहब जानते होंगे या उच्च अधिकारी जानते होंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जब लिखा गया वो दूसरा एप्लीकेशन, फिर वो क्या कह रहे हैं, जिला अध्यक्ष है वहाँ पे, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, वो क्या कह रहे हैं उनके बीच में मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो ये अभी लिखा गया है किसी को शेयर मत करना, किसी से कहना मत बाहर जाकर। तो मैं तो दबाव में था भाई, हो सकता है जब इतना कह के मुझे क्या कह रहे हैं कि आपको एक नौकरी दिलाऊंगा, सरकारी नौकरी, एक मैं 20-25 डिसमिल का मैं आपको पट्टा दिलवाऊंगा, एक औरत के नाम से एक मकान दिलवाऊंगा, और बच्ची के मतलब आता है कोई मुख्यमंत्री तरफ से फंड, कोई दूध मुही बच्ची है तो उसको 4,000 रुपये महीने आता है, और 1,000 उसकी माँ को, आपको 5,000 वो मिलेगा, उनका कुछ चलेगा, आपकी नौकरी हो जाएगी, आपका वो ज़मीन मिल जाएगा, यही कह के। और उसके बाद कोई बात किसी से शेयर मत करना, किसी को नहीं बोलना कि मैंने दूसरा FIR तैयार कराया, मैंने दूसरा कोई एप्लीकेशन दिया। डीएम सामने देखिए जब मेरा भाई एक फ़ोटो खींचना चालू किया, उसका मोबाइल तुरंत वो छीन लिए। प्रदेश में मौत पे सियासत किस प्रकार होती है, आप मृतक के भाई के जुबानी सुन सकते हैं कि किस प्रकार से एप्लीकेशन बदलाया गया और उस एप्लीकेशन का फ़ोटो खींचने तक नहीं दिया गया। जो उसी समाज के एक नेता थे जो कंधे से कंधे मिला के इस समय चल रहे, राजा निषाद जी, उनका भी इंटरव्यू हमने किया है। पर सत्ता का पावर क्या होता है, आप यहाँ एक बेबस बड़े भाई से सुन सकते हैं। तो फ़ोटो उन्होंने नहीं खींचने दिया, नहीं फ़ोटो नहीं खींचने दिया। अपने वो SPD को जो थी मतलब अधिकारी, उनसे बोले मोबाइल लो, वो मोबाइल तुरंत ले लिए। मैं बोला सर ये तो संविधान के दायरे से बाहर दिख रहा है मुझे। मैंने ये बात बोला उनको कि सर मुझे संविधान के बाहर दिख रहा है, ये तो आपके यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को आप मोबाइल छीन सकते हैं, किसी को फ़ोटो नहीं खींचने दे सकते। अब इतनी भीड़ खड़ी है, आप मुझसे बांट ले रहे हैं, क्या कोई मेरी वीडियो नहीं बना सकता? बिल्कुल बनाए, उसकी मोबाइल छीन सकता हूँ? कभी नहीं, कोई अधिकार नहीं सकता हूँ। इस तरह से वो कहे और मोबाइल छीन लिए, और जब लिखा गया उसके बाद क्या बोलते हैं, चलिए ठीक है आपके साथ है, हमें कंधे से कंधे मिला, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 दिन के अंदर प्रमाण मिल जाएगा, जो भी आर्थिक सहायता है वो आपको कर दी जाएगी, और जो भी मतलब यही कह के उन्होंने कहा चलिए ठीक है आप लोग जाइए मोर्चरी हाउस और मैं भिजवा रहा हूँ, आपको अभी तुरंत FIR की कापी मिल जा रही है। अभी उधर भाई साहब का मेरे पोस्टमार्टम हो रहा, उधर मुझे नहीं, मेरे तीसरे आदमी के पास वो FIR की कापी आ चुकी, और लाया कौन, निर्भय सिंह, ये जो कप्तान है, इंस्पेक्टर कौन है, पनियारा थाना प्रभारी, वो देते हैं, कहते हैं ये FIR तैयार हो गया। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि जब मेरा भाई मेरे घर पे था उस टाइम आप क्या कहे थे, कहे कि आप जब तक PM नहीं होगा तब तक FIR नहीं होगा। अभी मेरे भाई का PM नहीं हुआ तो कैसे FIR हो गया? तो कह रहे मुझे आप ज़्यादा बोलते हैं, मुझे बोल, मतलब हर बात मुझे दबाया गया। मैं इतना क्या बताऊँ, मैं इतना भावुक था कि मैं इनको क्या कर दूँ, पर नहीं, मैं अपने दिल पे पत्थर रख के मैं आज भी बोल रहा हूँ। प्रदेश का निषाद समाज जो प्रदेश और प्रदेश से बाहर भी हैं, उसी में हम जो VIP पार्टी है बिहार की, वहाँ के प्रदेश युवा नेता जो हैं हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि आपके समाज के ही लोग जो प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, धर्मात्मा निषाद अब दुनिया में है नहीं है, क्या सही है क्या गलत है ये तो ईश्वर जानेगा या धर्मात्मा निषाद जानेंगे, परंतु उनके हक